हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे कि क्यों जो ट्रेन होती है उसमें गैस के ब्रेक होते हैं। क्यों जो हमारी बाइक हमारी कार है इसमें लिक्विड ब्रेक्स होते हैं, जबकि साइकिल को रोकने के लिए सॉलिड का ब्रेक होता है। क्यों क्यों हम कहते हैं कि सर्दियों में पहने सूती कपड़े बढ़िया रहेंगे, कॉटन के कपड़े पहनने से सर्दियों में गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहता है। क्यों क्यों मटके का पानी ठंडा हो जाता है। क्यों क्यों जब आप एक ग्लास या किसी भी बर्तन में बर्फ रखते हैं तो उसके बाहर बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है। क्यों क्यों ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। क्यों क्यों जो समुद्रों का पानी है वो जैसे ही आप नीचे जाते हैं वो कंपैरेटिवली ठंडा रहता है। क्यों गर्मियों में जब धूप ज्यादा होती है तो दिन के समय समुद्र की तरफ से पानी किस तरफ बहता है, जमीन की तरफ, जबकि रात के समय में इसका उल्टा होता है। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है सॉलिड लिक्विड गैस या मैटर इन आवर सराउंडिंग का अगला पार्ट। इसमें हम पूरा चैप्टर खत्म करेंगे और बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है। मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं बता दूं कि इससे पहले हमने चैप्टर में क्या पढ़ा है। तो इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा है मैटर क्या होता है। हमने पढ़ा है कि मैटर क्या होता है। हमने पढ़ी है उसकी सारी प्रॉपर्टीज। जैसे मैं भी आपको थोड़ी बहुत दोबारा से चैप्टर कराते वक्त रिवाइज करा दूंगा कि मैटर बहुत ही छोटे पार्टिकल से बना होता है। मैटर जो है वो उसके पार्टिकल्स के बीच में एम्प्टी स्पेस होता है। मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और मैटर के पार्टिकल कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक शुरू होता है मैटर इन अवर सराउंडिंग पार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सॉलिड लिक्विड और जो गैस है क्या ये स्टेट्स इंटरचेंजेबल हैं। क्या सॉलिड लिक्विड में लिक्विड गैस में बदल सकता है। तो आप लोग बताएंगे ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और हमने अपने आसपास लाइफ में देखा भी होता है कि ऐसा होता है। तो सभी सॉलिड्स अपने लिक्विड्स और गैसेस में बदल सकते हैं पर अलग अलग टेम्परेचर पर। तो वो टेम्परेचर्स क्या होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं और सबके अलग अलग क्यों होते हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या मैटर जो है हमारे पास वो चेंज होता है। तो जी हाँ, चेंज होता है। मैटर हमारे आसपास जो है वो चेंज होता है। तो हम उसमें पहले छोटा छोटा समझते हैं कि जो भी हमारे पास मैटर है वो, तो चीजें सॉलिड से लिक्विड से गैस में बदल जाती हैं। सॉलिड से लिक्विड से गैस में बदल जाती है। इसमें छोटी छोटी कई टर्म्स हैं, उनकी डेफिनेशन आगे हम बात करेंगे, पहले एक बार उनको जान लेते हैं। तो जो भी सॉलिड्स है इनका फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है, ये हमने जाना है। इनका शेप कैसा होता है, फिक्स होता है, और इनका वॉल्यूम भी कैसा होता है, फिक्स होता है। जबकि लिक्विड्स जो जिस भी कंटेनर में रखो ये उसकी शेप ले लेंगे, इनका फ्री सरफेस होगा और फिक्स्ड वॉल्यूम होगी। वॉल्यूम कैसी होगी, फिक्स। यानी कि जिस भी बर्तन में आप रखोगे ये उसकी शेप तो ले लेंगे लेकिन रहेंगे उतने ही जितने पहले थे। अगर 1 लीटर था वो 1 ही लीटर रहेगा, 4 लीटर नहीं हो जाएगा। ओके। देन अगर हम गैसेस की बात करें तो ये कंटेनर की शेप तो ले लेंगे, यानी इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, बल्कि इनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। जिस भी कंटेनर में डालोगे उसको पूरा भर लेंगे। अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं तो अगर हम गैस सिलेंडर खोल दें तो वो पूरे घर में फैल जाएगी ना, गैस पूरे घर को भर लेगी। और अगर बाहर होगा तो बाहर भी जहां तक पहुंचेगी उसमें उसके मॉलिक्यूल्स उसके पार्टिकल्स डिफ्यूज हो जाएंगे। यहां पर एक टर्म मैंने आपको बताई, डिफ्यूजन। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है और इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं। डिफ्यूजन इज अ phenomenon इन विच समथिंग गोज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जब कोई भी पार्टिकल सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, वो अधिक कंसंट्रेशन से, यानी जहां उसकी मात्रा ज्यादा है, उससे उसकी कम मात्रा की ओर फैल जाता है, चला जाता है, तो हम इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक। जैसे उदाहरण के लिए आपने अगरबत्ती जलाई रूम में, तो जहां अगरबत्ती वहां उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है उसकी स्मेल की, धीरे धीरे वो पूरे रूम में फैल जाएगी। सेंट अगर आप खोल दो तो वहां उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है लेकिन धीरे धीरे वो रूम को पूरा भर लेगा। तो डिफ्यूजन आप याद रखेंगे। अब हम आगे के टॉपिक में इसमें पढ़ेंगे। स्लो है यार। ठीक। तो ये हमने बात कर लिया बेटा
मैंने आपको एक और डायग्राम से ये बात समझाना चाहता हूं कि जब भी हम किसी भी सॉलिड को गर्म करेंगे, हीट करेंगे, उसका टेम्परेचर चेंज करेंगे या सीधे कहें तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो उसके जो ये मॉलिक्यूल्स पास पास हैं, ये मॉलिक्यूल एनर्जी गेन करेंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, और ऊर्जा बढ़ेगी तो ये क्या होंगे, दूर दूर हो जाएंगे। ठीक, और जैसे ही ये दूर होंगे ये क्या हो जाएंगे, मेल्ट। हम इसको क्या बोलते हैं कि ये मेल्ट हो रहे हैं, और जिस टेम्परेचर पर ये सॉलिड से लिक्विड में बदल जाएंगे वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट। बात समझ में आई? और उसके जो कण है वो दूर दूर हो गए और वो क्या बन गया, लिक्विड। ऐसे ही जब आप एक लिक्विड को गर्म करोगे और उसकी एनर्जी को बढ़ाओगे तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो और दूर दूर हो जाएंगे, फैल जाएंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाएगी, अट्रैक्शन घट जाएगी, जिसकी वजह से ये क्या बन जाएंगे, गैस। क्या बन जाएंगे, गैस। और उसको आप इवेपोरेशन, अगर ये पानी है तो आप इवेपोरेशन कहेंगे, अगर वो कोई और फ्लूइड है तो वेपोराइजेशन कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, वेपोराइजेशन। ऐसे ही इसका उल्टा भी होता है कि अगर गैस का आप टेम्परेचर कम कर दो तो वो कंडेंस हो जाएगा, फिर से लिक्विड बन जाएगा, और इस प्रोसेस को बोलेंगे कंडेंसेशन, गैस से लिक्विड में। और फिर लिक्विड को और ठंडा आप कर दो तो वो क्या बन जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, और फिर से क्या बन जाएगा, वापस से सॉलिड। और इस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग बोलते हैं। आगे हम डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, और इसको समझेंगे भी। पर कुछ फिनोमिनन्स और भी होते हैं जो मैं आपको यहीं पर समझाऊंगा। एक, कि क्या जो सॉलिड है वो सीधा गैस में बदल सकता है? हाँ, बदल सकता है। सॉलिड सीधा बिना लिक्विड फेज में चेंज हुए सॉलिड से सीधा भी गैस बन सकती है, और वो मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूं। पर वो कहलाती क्या है, सब्लिमेशन। व्हेन सॉलिड converts directly into gas without converting into liquid, the process is called sublimation. एग्जाम्पल इसका होता है कैम्फर। कपूर जलाते हैं हम आरती करते वक्त, जो कैम्फर है वो सीधा सॉलिड से लिक्विड बन जा, सॉलिड से गैस बन जाती है। अच्छा, एक और आपके बुक में एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड, उसको भी अगर आप हीट करो तो वो सीधा सॉलिड से क्या बन जाती है, गैस बन जाती है। आपने नेफ्थलीन बॉल्स देखी होंगी, वो जो कपड़ों वगैरह में रखते हैं या बाथरूम वगैरह में रखते हैं, ठीक है, ऑर्डर ना खराब आए या उसमें वो कपड़ों को नुकसान ना हो, उसमें किसी तरह का कोई भी फंगस या कीड़े ना लग जाए, उससे बचाने के लिए नेफ्थलीन बॉल्स व्हाइट कलर की होती हैं, देखी होंगी आप लोगों ने। वो भी क्या होती हैं, सॉलिड से सीधा गैस में बदल जाती हैं। प्रोसेस क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। ऐसे ही एक और प्रोसेस है डिपोजिशन। डिपोजिशन में क्या होता है, व्हेन अ गैस डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू इट्स सॉलिड। जब एक गैस सीधा अपनी सॉलिड फेज में आ जाए, लिक्विड फेज में चेंज हुए बिना, तो ये क्या कहलाता है, डिपोजिशन। इसके भी बहुत सारे उदाहरण हैं, पर पहले हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में दिवाली के दिन माएँ जो होती हैं वो काजल बनाती हैं, तो जो वो गैस होती है ना, जो कार्बन होता है, वो सीधा ऊपर एक दिया रखती हैं और वो उसमें डिपॉजिट हो जाता है और वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। आप ऐसे भी देखेंगे जहां पर हमारा मंदिर होता है या हमारा खाना जो बनता है, जिनके घरों में ऊपर कुछ है जहां पर खाना बन रहा है उसके ऊपर, तो वहां पर भी वो कार्बन जो है वो डिपॉजिट हो जाता है, वो डिपोजिशन आ जाता है। तो गैसेस जो है वो कन्वर्ट हो जाती हैं किसके अंदर, डायरेक्ट सॉलिड के अंदर। प्रोसेस क्या कहलाती है, डिपोजिशन, याद रखना। अब हम करते हैं इसके आगे। जैसा कि मैंने कहा कि मैं आपको बताऊंगा कि ये चेंजेस कैसे होते हैं। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की हम बात करें तो ऑन इंक्रीजिंग हीट, जैसे ही आप हीट को इंक्रीज करोगे किसी भी सिस्टम की, किसी भी सिस्टम में जब आप हीट को इंक्रीज करोगे तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, हीट इंक्रीज करो तो जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो एनर्जी उनकी बढ़ रही है। एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो वो दूर दूर होंगे। जैसे ही एनर्जी बढ़ना शुरू होगी वो क्या होंगे, एक दूसरे से दूर होंगे, उनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, पैसा आता है तो लोग दूर हो जाते हैं ना, एनर्जी बढ़ जाती है, अरे अब तेरे साथ नहीं रहेंगे, जा तू गरीब हो गया भाग। तो ये ऐसे ही है, जब इनकी एनर्जी बढ़ती है तो ये कंपैरेटिवली दूर होते हैं, अट्रैक्शन कम हो जाता है। उसके बाद एक समय ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब अट्रैक्शन इतना बढ़ जाएगा उस सॉलिड का, सॉरी उस सॉलिड के कणों का अट्रैक्शन इतना घट जाएगा, एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी
कि वो अपने ही लिक्विड फेज में चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो एनर्जी है वो क्या हो गई है, अब उसके लिक्विड फेज जितनी हो गई है। और फिर आप माने नहीं, आपने इसकी एनर्जी अभी भी इसको हीट करना जारी रखा, तो इसकी एनर्जी, इसके कणों की एनर्जी लगातार बढ़ते हुए इसको गैस में भी चेंज कर देगी। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं बेटा कि आपको बात समझ में आ जाए। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या, ऑन इंक्रीजिंग द हीट द पार्टिकल्स गेन्स एनर्जी एंड स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर एनर्जी ड्यू टू इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी the particles overcome the force of attraction and a new state is obtained as I explained you. The point, the energy or the point of temperature at which a solid phase converts into its liquid phase is called melting point at कांस्टेंट प्रेशर। यहां ये बात ध्यान रखनी है कि प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रेशर का भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर असर आता है। मैं आपको इसका बहुत बढ़िया उदाहरण देता हूं। घर में प्रेशर कुकर होता है, सबके घर में होगा। हम प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं और ये कहते हैं कि जो प्रेशर कुकर है इसमें खाना जल्दी पकता है। क्यों जल्दी पकता है, इसके पीछे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन है। जो प्रेशर कुकर है, जैसे जैसे पानी हीट होगा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, वो अपने वेपर फेज में आएगा ऊपर, और वेपर फेज में आते ही प्रेशर में वो जो वेपर्स हैं वो क्या करेंगे, पानी लिक्विड पर प्रेशर बढ़ाएंगे, जिससे उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। जो नीचे आपका पूरा पानी है जिसमें आपने जो भी चीज बनाने के लिए डाली हुई है, राजमा आप बना रहे हैं या छोले आप बना रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर जो होगा वो बढ़ जाएगा, और बढ़े हुए टेम्परेचर पर वो जल्दी से कुक हो जाएगा। यानी 100 डिग्री पर नहीं पकेगा, बल्कि उससे ऊंचे तापमान पर पकेगा। इसलिए कहते हैं कि जो कुकर होता है, उस प्रेशर कुकर होता है, उसमें खाना जल्दी पकता है, आसानी से पकता है। एक और चीज होती है कि अगर एक बार उसने प्रेशर बांध लिया, तो फिर आप अगर हीट को कम भी कर दोगे तब भी वो आसानी से और जल्दी ही पक जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई। तो मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। हम उसको हीट कर रहे हैं, वो सॉलिड से क्या बन गया, लिक्विड। बात समझ में आ गई, आ गई। अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे। तो हम लोगों ने मेल्टिंग पॉइंट सीख लिया। अब अगला पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। यानी वो टेम्परेचर, पहले बात समझ लेते हैं, डेफिनेशन तो अपने आप समझ में आ जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड अपने वेपर फेज में या अपने गैसियस फेज में आ जाए, वो क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट। पर यहां पर भी ध्यान रखना है, टेम्परेचर को क्या रखना है, कांस्टेंट। टेम्परेचर को क्या रखना है, कांस्टेंट। तो the temperature at which a liquid starts boiling at atmospheric pressure is known as its boiling point। ये एक बल्क फेनोमेनन है। बल्क फेनोमेनन क्या होता है और बॉइलिंग क्या होता है वो भी समझते हैं। मींस वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड अपने सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में चला जाए। ठीक, यानी वो एनर्जी, वो अमाउंट ऑफ हीट जिस पर वो कन्वर्ट हो जाए अपने गैसियस फेज में। अब यहां पर एक टर्म है बल्क फेनोमेनन। ये बात समझने की है कि बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का वो टेम्परेचर होता है जिस पर वो गैसियस फेज में बदले। बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। पर यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि चाहे मान लीजिए पानी है, चाहे वो 1 लीटर हो, 50 लीटर हो, 100 लीटर हो, या सारे समुद्र का पानी हो, अगर आप उसको बॉईल करना है आपको, तो टेम्परेचर कितने पे पहुंचने पे बॉईल होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर। यह बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। मींस इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि अमाउंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा। हाँ, अमाउंट ऑफ हीट जो है वो अलग अलग हो जाएगी। भाई 1 लीटर को उबालना है तो कम हीट देनी पड़ेगी, 10 को उबालना है तो ज्यादा देनी पड़ेगी, पर टेम्परेचर उतना ही लगेगा, कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। अब बॉइलिंग को जरा समझते हैं और इसके साथ कुछ जुड़े हुए फिनोमिनन्स को भी। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि भाई जब हम पानी को हीट करना शुरू करते हैं या आइस को हीट करना शुरू करते हैं मोर प्रिसाइजली, और तो हम क्या देखते हैं, इसमें हम एक थर्मामीटर अगर डाल दें तो इस पर जब तक सारी की सारी आइस लिक्विड में ना बदल जाए तब तक हमारा जो थर्मामीटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस का ही टेम्परेचर दिखाता है। तो क्वेश्चन ये है कि जो हीट इस दौरान दी गई वो कहां गई, क्योंकि टेम्परेचर में तो चेंज हुआ ही नहीं। तो उसे हम, उस हीट को हम कहते हैं, उस फेनोमेनन को कहते हैं
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी छुपी हुई ऊष्मा। ये वो हीट है, असल में हुआ क्या, जो सॉलिड के पार्टिकल्स नजदीक नजदीक थे, जब आपने एनर्जी देनी शुरू की तो वो दूर होना शुरू हुए, तो इनके बॉन्ड्स को या जो इनके बीच अट्रैक्शन था उसको तोड़ने में, ब्रेक करने में वो एनर्जी खर्च हो गई, इसीलिए टेम्परेचर नहीं बढ़ा। सो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू इट्स लिक्विड स्टेट्स एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी वो हीट जो उसको जस्ट लिक्विड फॉर्म में चेंज करने के लिए जरूरी है, अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए जरूरी है। बात आ गई समझ में? ओके, देन अगली बात क्या है, अगला है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसमें है, मेल्टिंग पॉइंट के टाइम पर होती है, ठीक है। अब हम बात करें अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन क्या है कि उस लिक्विड को गैसियस फेज में कन्वर्ट होने में, किसमें, लिक्विड को गैसियस फेज में कन्वर्ट होने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, वो क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मींस आप पानी को गर्म कर रहे हैं, वो लिक्विड है, वो टेम्परेचर या वो अमाउंट ऑफ हीट जिस पर वो कन्वर्ट हो जाएगा अपने किसमें, गैसियस फेज में, वहां पर उसके मॉलिक्यूल्स को इतना दूर करना कि वो लिक्विड से गैस हो जाए, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सो यू कैन डिफाइन इट एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of a liquid to its vapor phase at atmospheric pressure at its boiling point is called latent heat of vaporization। एक बात देख रहे हो, बार बार हम बात कर रहे हैं एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जो प्रेशर है वो किसी भी स्टेट चेंज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। टेम्परेचर और प्रेशर दो ही हैं जो सबसे ज्यादा असर करते हैं। अगर हम प्रेशर कंटिन्यूअस चेंज करते रहें तो जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो हमको नहीं मिलेगा, या जो हमारी मेजरमेंट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो हम आगे की बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। क्या अगली ही बात क्या करते हैं, प्रेशर की, ठीक है। तो प्रेशर क्या है, इफेक्ट क्या होता है, जब भी आप प्रेशर अप्लाई करेंगे, जो पार्टिकल है मैटर के, प्रेशर सिंपल सी बात है भाई, दूर दूर है, प्रेशर डालोगे तो पास आएंगे, हाँ या ना, आएंगे ना। ये बहुत सरल सी बात है, किसी भी चीज पर जब प्रेशर डाला जाएगा तो जो फैले हुए पार्टिकल्स हैं वो नजदीक आ जाएंगे, ठीक है। अब मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर एंड स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज। जैसे CO2 गैस है, इसको आप सॉलिडिफाई कर सकते हो प्रेशर से, और इसका टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाएगा, तब ये क्या कहलाती है, CO2 क्या कहलाती है, ड्राई आइस, ठीक है। क्या कहलाएगी, ड्राई आइस। आपको पता है एक बहुत कमाल का बात हो, अगर मान लो हमारे पास कोल्ड ड्रिंक है, ठीक, अब कोल्ड ड्रिंक को हमें एकदम से ठंडा करना हो तुरंत, और हमारे हमें पता है फ्रिज लाइट नहीं है, तो क्या करेंगे, और बहुत जरूरी हो जाए तो किया क्या जा सकता है, हालांकि थोड़ा एक्सपेंसिव है पर कर सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर होता है, एक उसमें रखो बर्तन में उस कोल्ड ड्रिंक को, और फायर एक्सटिंग्विशर चला दो। CO2 होती है, CO2 बेसिकली क्या करेगी, ड्राई आइस फॉर्म में होती है, उसमें CO2 एक्सपेंड करेगी गैस में बदलने के लिए, उस एक्सपेंशन के दौरान वो आसपास से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी और क्या करेगी, उसको ठंडा कर देगी कोल्ड ड्रिंक को, ठीक है। तो क्या होगा, क्योंकि सॉलिड से वो क्या बन रही है, गैस बन रही है, और उस दौरान वो बहुत सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है। तो आसपास, इसलिए वो क्या करती है, कूलिंग इफेक्ट करती है। फिर हम आते हैं अब प्रेशर पर। तो हमने क्या कहा, जब भी हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करने से जो मॉलिक्यूल्स है या जो पार्टिकल्स है, जो कण है, वो पास पास आ जाएंगे, और अगर ज्यादा करेंगे तो वो और पास आ जाएंगे और लिक्विड फेज में भी बदल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर हम उदाहरण दें तो दो तरह की चीजें, एक इस हद तक कंप्रेस किया कि वो अभी है गैसियस फेज में, लिक्विड नहीं बदला, उसका एक एग्जांपल CNG है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और इतना कंप्रेस किया कि उसको लिक्विड फेज में बदल दिया, उदाहरण है LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक। यानी पेट्रोल से निकलने वाली जो गैस होती है उसको कंप्रेस करके
प्रेशराइज करके लिक्विड में बदल जाता है और सिलेंडर्स में भरकर वो हमारे घरों में आ जाती है, खाना बनाने के लिए जो गैस है उसमें काम आती है। इससे कन्वीनियंट हो जाती है, छोटे से सिलेंडर में ज्यादा से ज्यादा गैस भरी जा सकती है और यूजर फ्रेंडली हो जाती है। अब एक बात और, अभी हम कह रहे थे कि जो टेम्परेचर होता है, प्रेशर से जो स्टेट ऑफ चेंज है उस पर असर आता है। तो मैं आपको यहां पर एक और बात बताता हूं। आप लोगों ने सबने घर में देखा होगा, हमारे सबके घर में प्रेशर कुकर होता है। हम कहते हैं प्रेशर कुकर में ओपन बर्तन के मुकाबले खाना जल्दी पकता है। क्यों? इसका मैं आपको एक कारण बताता हूं। जो प्रेशर कुकर है, जैसे ही आप उसको हीट करना शुरू करते हैं, 100 डिग्री की बजाय जो गैस है उसका प्रेशर बनाती है, और 100 डिग्री पे उबलने की बजाय जो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का बढ़ जाता है। तो बढ़े हुए एलिवेटेड बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होगा? खाना जल्दी पकेगा। और अगर एक बार आपने उसने गैस बना ली पूरी तरीके से, उसने प्रेशर बना लिया, तो आप अगर हीट कम भी कर देंगे तो कम हीट में भी खाना जल्दी पक जाएगा। तो जो प्रेशर कुकर है, प्रेशर बढ़ाने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ज्यादा हीट उसमें आ जाती है और वो खाना जल्दी पका सकता है। आ रही बात समझ में? प्रेशर के रिगार्डिंग एक और बहुत ही कमाल का फन फैक्ट है कि जितनी भी जो हमारी साइकिल होती है, साइकिल उसमें कैसे ब्रेक होते हैं? सॉलिड। लेकिन जो कार है, बाइक्स हैं, उसमें हमारे कैसे ब्रेक होते हैं? लिक्विड। कार और बाइक्स में कैसे ब्रेक होते हैं हमारे? लिक्विड ब्रेक्स होते हैं। ठीक है। लेकिन जो हमारी ट्रेन्स हैं उसमें गैसियस ब्रेक्स होते हैं। आपने देखा होगा ना, कभी कभी जब ट्रेन का इंजन जब रुकता है या उस ब्रेक लगते हैं तो गैसेस सी बाहर आती हैं। ठीक, क्यों भाई? इतनी बड़ी चीज है, इसमें हमें कैसा लगा देना चाहिए? सॉलिड ब्रेक लगाने चाहिए, तुरंत रुक जाए। तो आप बहुत ध्यान से समझेंगे, यहाँ साइंस है क्या कि जो हमारी साइकिल है उसका मास है कम, ठीक है, और वो चल रही है, आपने सॉलिड ब्रेक लगाया, लग जाएगी, आराम से रुक भी जाएगी। कई कई बार पर बहुत तेज हो तो वो ब्रेक ऊपर फेंक देती है, सॉलिड वाले रबड़ के होते हैं ना। लेकिन जो हमारी बाइक्स हैं, इनका फोर्स, या हमारी कार है, इनकी फोर्स ज्यादा होती है, काफी स्पीड में होती है, और स्पीड में होने की वजह से इनकी फोर्स ज्यादा। अगर इनमें हमने सॉलिड ब्रेक लगाए तो ये तुरंत जो है वो फेंक देंगे उठाकर जो भी उस पर बैठा होगा उसको, या गिर जाएंगे या डिसबैलेंस हो जाएंगे। तो लिक्विड होगा वो थोड़ा सा कंप्रेसिबल होता है। जो नेचर है लिक्विड का, हल्का सा कंप्रेसिबल है, बहुत कम पर है। तो वो जो हल्का सा कंप्रेशन है उसके अंदर, वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा और बाइक थोड़ा सा समय लेकर रुकेगी, बैलेंस खराब होने नहीं देगी। ठीक है। शॉकर्स में भी ऑयल होता है ताकि वो आसानी से शॉक को एब्जॉर्ब कर सके। अब बात करें अगर ट्रेन्स की, तो ट्रेन्स में तो बहुत स्पीड भी है और मास बहुत ज्यादा होने की वजह से उसकी फोर्स बहुत ज्यादा है। अगर हमने उसमें लिक्विड ब्रेक्स भी लगाए तो भी वो क्या होगी? डिरेल हो जाएगी, बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। पर गैसेस में कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो गैसियस ब्रेक से वो थोड़ा समय लेकर तो रुकेगी, लेकिन गैसेस क्या करेंगी? उसको शॉक को या जो फोर्स को, उसको पूरे को अपने कंप्रेशन में अब्सॉर्ब कर लेंगी, और गाड़ी का बैलेंस खराब नहीं होगा, ट्रेन जो है वो डिरेल नहीं होगी, कोई भी एक्सीडेंट ब्रेक मारने की वजह से नहीं होगा। इसलिए ट्रेन तुरंत नहीं रुकती हैं, ब्रेक मारने के बाद थोड़ी देर में रुकती हैं, क्योंकि गैसेस कंप्रेस होंगी, धीरे 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 थोड़ी देर पे उसे रोक पाएंगे। पर ये क्या करेगा? बहुत ज्यादा मास और फोर्स होने की वजह से उसको डिरेल होने से बचाएगा। तो जो ये प्रॉपर्टी है स्टेट्स ऑफ मैटर की, सॉलिड लिक्विड गैस की, और प्रेशर से जो असर है, उसकी वजह से हमने इसको ब्रेक्स ट्रेन में कैसे लगाए हैं? गैसियस ब्रेक्स लगाए। तो ये थी बात ट्रेन में ब्रेक्स की। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के से अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पर पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम्स में अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसी टॉपिक पर आएंगे तो इसी पर आएंगे। वो क्या है? इवेपोरेशन। क्या है? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? पहले बात समझते हैं, डेफिनेशन बाद में। कि जब पानी अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम किसी भी तापमान पर, क्या कह रहा हूं? बॉइलिंग पॉइंट से कम किसी भी तापमान पर अपने गैसियस फेज में बदल जाए तो वो क्या कहलाता है? इवेपोरेशन। या कोई भी लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले किसी भी तापमान पर अगर अपने गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाता है
तो उसे क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। द फिनोमिनन ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर स्टेट एट एनी टेम्परेचर, आंसर क्या बात है, एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, कहां, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन, कैसा फिनोमिनन है, सरफेस का, सतह का, ठीक है। अब समझते हैं, ठीक। देखो एक चीज बहुत कमाल की है कि बेटा जितने भी साइंस के रूल हैं या जो प्रकृति के जितने भी नियम है वो अपने आप को बेंड नहीं करते, ठीक है, वो जो हैं वही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। क्योंकि अगर वो चेंज हो जाएंगे तो फिर तो बात ही बदल जाएगी ना, हर जगह फिर वो अलग अलग रहेंगे, फिर पढ़ना समझना बेकार हो जाएगा। तो जितने भी नेचर के या यूनिवर्स के जो लॉज हैं वो चेंज नहीं होते। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर लिक्विड से गैस में बदलने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पर जितनी एनर्जी होनी चाहिए उतनी एनर्जी के बिना लिक्विड गैसियस फेज में नहीं बदलेगा। तो फिर इवेपोरेशन कैसे हो रहा है, आइए समझते हैं। मान लीजिए ये एक पॉन्ड है, इस पर लगभग 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, कितने का, 30 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। तो इस पर तो इसको गैस में नहीं बदलना चाहिए, पर यह बदलता है, कैसे, मैं आपको समझाता हूं। एक छोटा बर्तन है, घर में ले लिया, इसमें हमने क्या भर लिया, पानी। ये तो कोई मुश्किल एक्सपेरिमेंट नहीं है। इवेपोरेशन स्टार्ट होगी, रख देंगे तो कई दिनों में ये पानी जो है वो पूरा का पूरा इवेपोरेट हो जाएगा। 1-2 दिन भी लग सकते हैं, ज्यादा गर्मी हो तो कम समय लगेगा, कम गर्मी होगी तो ज्यादा समय लगेगा। अब समझते हैं इवेपोरेशन कैसे सरफेस फिनोमेनन है। पानी की जो सतह पर कण है, ठीक, इसके पीछे भी बहुत सारे कण हैं। हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ये कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं, जब मोशन में होंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे तो एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, स्नूकर होता है गेम जिसमें वो एक बॉल से मारते हैं तो दूसरी बॉल से जब टकराता है तो वो बॉल मोशन में आती है, क्यों, क्योंकि इस बॉल ने उसको एनर्जी ट्रांसफर कर दी, ठीक है। कंचे तो सबने खेले हैं, मारते हैं तो दूसरा वाला कंचा जो है वो मोशन में आता है, कैसे आ जाता है, क्योंकि इसने उसको एनर्जी ट्रांसफर कर दी। अब जैसे ही नीचे वाले पार्टिकल जो सरफेस पर पार्टिकल है उससे टकराएंगे तो ये एनर्जी उसको ट्रांसफर करेंगे धीरे, और ये किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते ऊपर, इसलिए धीरे धीरे जो सतह पर सरफेस पर है उनकी एनर्जी लगातार बढ़ती रहेगी। जब एनर्जी इतनी हो जाएगी जितना 100 डिग्री सेल्सियस पर होती, तो ये क्या करेंगे, अपने सरफेस को छोड़कर ऊपर उठ जाएंगे और वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो पीछे वाले मॉलिक्यूल हैं वो अब ऊपर आ जाएंगे सरफेस पर, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक एक बूंद भी पानी रहेगा। तो बात समझ में आ गई इवेपोरेशन। अब यहां एक और बात हुई, क्योंकि ये पीछे वाले मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर जा रहे हैं, तो जो पीछे छूट जाएंगे वो कंपैरेटिवली ठंडे हो जाएंगे, उनका टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसीलिए इसके लिए एक टर्म होती है इवेपोरेटिव कूलिंग। वाष्पीकरण के कारण ठंडक होना, इवेपोरेटिव कूलिंग। एसीटोन या स्पिरिट अगर हाथ पे गिर जाए तो ठंडक महसूस होती है, क्यों, क्योंकि वो ऊपर उठता है गैसियस फेज में, वोलेटाइल होता है, और पीछे ठंडक छोड़ जाता है। आप तुरंत नहाकर आए पंखे के सामने तो आपको ठंडक महसूस होती है, क्यों, क्योंकि इवेपोरेशन तेजी से होता है और आपको इवेपोरेटिव कूलिंग फील होती है। अभी हम इसके आगे इसके बारे में और भी पढ़ेंगे, फिलहाल इवेपोरेशन आपको समझ में आ गया है। अब बात करते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला है सरफेस एरिया। कौन है, सरफेस एरिया। सरफेस फिनोमेनन तो सरफेस एरिया को सबसे पहले पढ़ते हैं। अगर आप सरफेस एरिया बढ़ा दोगे, क्या करोगे, सरफेस एरिया बढ़ा दोगे, पहले थोड़ा हो और फिर उसको आपने बढ़ा दिया, तो व्हेन यू विल इंक्रीज द सरफेस एरिया द रेट ऑफ इवेपोरेशन विल इंक्रीज, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा। आपने सरफेस एरिया बढ़ाया, इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ गया। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक ग्लास है, उसमें पानी पूरा भर रखा है, अगर उसको पूरी तरीके से इवेपोरेट होना है तो क्या होगा, 1 दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकता है, गर्मी पर डिपेंड करता है। पर अगर आप उसी को पूरे फर्श पर फैला दो तो वो जल्दी से गायब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इवेपोरेशन सरफेस एरिया बढ़ाने की वजह से बढ़ गई, और अगर घटाओगे तो इवेपोरेशन घट भी जाएगी। सरफेस एरिया घटाने से क्या होगा, इवेपोरेशन घट भी जाएगी। ऐसे ही इंक्रीज इन
टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, ये तो बहुत कॉमन सी बात है, हर किसी को पता है कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इवेपोरेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा। बहुत आसान है, गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं, सर्दियों में देर से सूखते हैं, आसान सी बात है ना। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। पूछा ही है, सर्दियों में देर से सूखेगा लगाया गया हो, और गर्मियों में जल्दी सूख जाएगा, है ना। अरे बात समझ में, और भी कई सारे उदाहरण आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी की। ह्यूमिडिटी होती है हवा में नमी की मात्रा, हवा में कितनी नमी है। तो अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन घटेगा। क्या होगा? रेट ऑफ इवेपोरेशन घटेगा। क्यों? क्योंकि हवा में पानी के कण पहले से बहुत ज्यादा हैं। अब आप और पानी उसमें कैसे भर पाओगे? और पानी वो नहीं लेगा, इसलिए इवेपोरेशन कम होगी। जब क्या होगा? ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। मैं आपको समझाता हूं। जब गर्मियां ऐसी आती हैं जिसमें नमी ज्यादा हो, बारिश और गर्मियां एक साथ जब पड़ रही होती हैं, तो हवा में पानी की मात्रा, नमी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। उस समय क्या होता है? पसीना सूखता नहीं है, बहुत बेचैनी वाली गर्मी होती है। अब पसीना क्या है? हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का। इवेपोरेट पसीना बाहर आता है, इवेपोरेटिव कूलिंग होती है, बॉडी को ठंडक मिलती है। लेकिन पहले से नमी होने के कारण पसीना नहीं सूखता है और आपको कंपैरेटिवली ज्यादा गर्मी महसूस होती है। बात आ रही है समझ में? तो ह्यूमिडिटी बढ़ने से क्या होता है? इवेपोरेशन घट जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं विंड स्पीड की, हवा की गति। तो सीधी सी बात है, अगर आप विंड स्पीड बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा, उसी दिशा में चलेगा। क्या होगा? आपने विंड स्पीड बढ़ाई, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा। इसको बहुत से साधारण एग्जांपल से समझ सकते हैं। सर्दियों में मम्मी क्या करती हैं? पोछा लगाती हैं, पंखा चला देती हैं। अब उनको ये बात पता है कि पंखा चलाने से ये जल्दी सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि विंड स्पीड बढ़ेगी, इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर कपड़े सूख रहे हैं हमारे, बाहर मान लो मौसम ऐसा है कि नहीं सूख सकते या बारिश है, तो हम अंदर लाकर पंखा चला देते हैं। क्यों? ताकि वो जल्दी सूख जाए, विंड स्पीड बढ़ा दी। और भी कई चीजें हैं, जैसे चाय पीते हैं, फूकते हैं उसको। जब आप फूकते हो तो क्या होता है? इवेपोरेशन तेजी से होगा, और इवेपोरेशन होगा तो इवेपोरेटिव कूलिंग होगी, और इवेपोरेटिव कूलिंग से वो ठंडा हो जाएगा। बात आ रही समझ में? ठीक, एक क्वेश्चन यहां पर इससे भी आता है कि एक जो प्याली होती है उसमें चाय जल्दी ठंडी हो जाती है बजाय कप के। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया प्याली का ज्यादा है, खुल जाएगा जल्दी से, इवेपोरेशन तेज होगा, इवेपोरेटिव कूलिंग होगी और वो जल्दी ठंडी हो जाएगी। यानी खाना अगर खुला होगा या ज्यादा बड़े बर्तन में होगा तो जल्दी ठंडा होगा, और कम खुले बर्तन में होगा तो थोड़ा देर से ठंडा होगा। इवेपोरेटिव कूलिंग। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है बच्चों जो हम सीख सकते हैं। अब हम इवेपोरेशन से होने वाले और भी कई फिनोमिनन और इवेपोरेटिव कूलिंग को और भी डिटेल में पढ़ते हैं, और जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो मैं अक्सर ये कहता हूं कि इवेपोरेशन जो है वो धरती पे, हमारी पृथ्वी पे लाइफ का कारण है, और विस्तृत लाइफ का कारण है। अगर इवेपोरेशन न हो तो जो पृथ्वी पर जीवन है वो सिर्फ समुद्रों तक ही सीमित रह जाएगा, बहुत ज्यादा एक्सपेंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन ही कॉज है किसका? रेन का, बारिश का। और बारिश की वजह से ही नदियां होती हैं, और नदियों की वजह से ही पृथ्वी के बाकी हिस्सों पर जीवन संभव हो पाता है। ठीक है, तो इवेपोरेशन से क्या होता है? समुद्रों से पानी ऊपर उठता है, वो क्या बन जाता है? वो बादल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? बादल। और जो क्लाउड्स हैं वो धीरे धीरे जाते हैं, पहाड़ों से टकराते हैं, ऊपर पानी उठता है, तो जब बादलों तक पहुंचता है तो बहुत ठंडा हो जाता है, और ऑलमोस्ट बर्फ जम जाता है, या बर्फ की फॉर्म में होता है। पहाड़ों से टकराता है, बर्फ वहीं गिर जाती है, और फिर वो धीरे धीरे पिघलकर नदियों की फॉर्म में पूरे क्षेत्रफल से, ऊंचाई से निचाई की तरफ, सबसे नीचे समुद्रों की तरफ बहकर जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से इवेपोरेशन क्या है? पूरी पृथ्वी पर बारिश होती है और उसकी वजह से लाइफ का कारण है। एक बात और समझेंगे, इसीलिए जो जितनी भी रिवर्स हैं उसका पानी तो रहता है हमेशा मीठा, क्योंकि वो बार बार फ्रेश हो रहा है।
ठीक। और जब नदियां बहती हैं तो अपने साथ बहुत सारे सॉल्ट्स को खुद में घोलकर समुद्रों तक ले जाती हैं और वहां डिपॉजिट कर देती हैं वो। ठीक, फिर से उठती हैं समुद्रों में, क्योंकि लगातार ये डिपोजिशन होता रहता है तो पानी उसका कैसा हो जाता है, खारा। तो आज आपको ये भी यहीं से पता चल गया कि समुद्रों का पानी क्यों खारा होता है और नदियों का पानी क्यों मीठा होता है। ठीक है, इवेपोरेशन समझ में आया। अब छोटे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे कि भाई मटके का पानी जो होता है, जो अर्दन पॉट होता है, उसका पानी ठंडा क्यों हो जाता है। तो इसका बहुत सरल सा जवाब है। जो अर्दन पॉट है बेटा, ये किससे बना हुआ है, मिट्टी से। मिट्टी पोरस होती है, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जिससे जब इवेपोरेशन होती है, सरफेस एरिया इवेपोरेशन का बढ़ गया तो इवेपोरेशन ज्यादा होगी, और इवेपोरेशन ज्यादा होगी तो इवेपोरेटिव कूलिंग होगी, यानी इवेपोरेशन की वजह से ठंडक आएगी, और इसलिए ये जो पानी इसके अंदर होगा वो ठंडा हो जाएगा। ऐसे एक क्वेश्चन आता है कि जो डेजर्ट कूलर है वो हॉट ड्राई डे जो होता है समर्स का, उसमें बेटर काम करेगा या ह्यूमिड वाले में। ठीक है, तो डेजर्ट कूलर आंसर ये है कि वो हॉट ड्राई वेदर में ज्यादा अच्छी ठंडक देगा, क्योंकि ह्यूमिड जब होगा और हॉट होगा तो क्या होगा, नमी की मात्रा पहले से ज्यादा है, नमी की मात्रा पहले से ज्यादा है। और कूलर तो इसी सिंपल फेनोमेनन पर काम करता है कि ये पानी गिर रहा है ऊपर से नीचे, हवा इससे पास होगी, ठंडी हो जाएगी, इवेपोरेटिव कूलिंग होगी, और ये ठंडी हवा फेंकेगा। पर जब नमी पहले से है हवा में तो क्या करेगा, इसका इफेक्ट कम हो जाएगा। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो ये हुई बात इवेपोरेशन की। अब यहां एक चीज इस चैप्टर को पढ़ाते वक्त छूट गई, टेम्परेचर। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। मैंने जब समझते हैं आप बच्चों, और ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये एग्जाम्स में भी आता है। तो सबसे पहले टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास सबसे जो पहली यूनिट है वो डिग्री सेल्सियस है, फिर है डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, और तीसरा है केल्विन। मैं आपको एक बात और बता दूं बेटा, ये तीनों ही तरीके हैं मेजरमेंट करने के टेम्परेचर के, और तीनों ही अभी कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे यूज होते हैं। डिग्री सेल्सियस बेसिकली बेस्ड है मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर पर, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पर जो कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इन दोनों टेम्परेचर पर जिस पर ये बर्फ जम रहा है पानी उसको हम मानते हैं 0, और जिस पर बॉईल हो रहा है उसको मान लेते हैं 100। अब हम इसके 100 टुकड़े कर सकते हैं, 1000 भी कर सकते हैं, तो टेम्परेचर का डिफरेंस कौन कितना है बता सकते हैं। इससे कम टेम्परेचर भी अगर है तो मेजर हो सकता है, और अगर इससे ज्यादा है तो भी हम किसी भी हद तक मेजर कर सकते हैं। ठीक है, पर जो डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि ये माइनस में भी टेम्परेचर बताता है, और माइनस जो टेम्परेचर होता है वो पॉसिबल सा नहीं लगता है, क्योंकि जितने भी माइनस नंबर होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं। ठीक है, पर टेम्परेचर तो रियल होता है। तो इसलिए कुछ साइंटिस्ट ने ऑब्जेक्शन किया, और हमने एक नया टेम्परेचर को मेजर करने का यूनिट बनाया। किसने बनाया, विलियम थॉमस ने, जिनको लॉर्ड केल्विन भी कहा जाता है। इन्होंने बताया कि जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो 273.15 केल्विन के बराबर है। ये कैसे आया, ये आपके सिलेबस का नहीं है, वैसे मैं आपको बता देता, बट आपको इतना याद रखना है। ठीक है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है, 273.15 273.15 केल्विन के। अगर आपको चेंज करना हो तो 25 डिग्री सेल्सियस को अगर कोई कहे कि केल्विन में बदलो तो आप क्या करोगे, 25 प्लस 273, ये कितना आ जाएगा, 298 केल्विन। अगर कोई कहे 100 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में बदलो तो 100 प्लस 273 कितना आ जाएगा, 373 केल्विन। एक बात ध्यान रखो, 0.15 को हम फॉर कन्वीनियंस हटा देते हैं, राउंड ऑफ करके लिखते हैं। क्वेश्चन अगर इसका उल्टा आता है, कोई कहे 373 केल्विन है, इसको सेल्सियस में बदलो, तो बिल्कुल आसान सिंपल मैथ, -273
है ना, और ये कितना आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। मुश्किल बात तो नहीं है, ठीक है। फ़ारेनहाइट एक और मेजरमेंट का तरीका है, इसको क्लिनिकल थर्मामीटर्स में यूज करते हैं, ठीक है। क्लिनिकल जो डॉक्टर के पास होता है, हाँ, और वो इससे टेम्परेचर बताता है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98.04 डिग्री, सॉरी 4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, थोड़ा बहुत ये ऊपर नीचे अलग अलग बुक्स में लिखा हुआ होता है, ये आपका जनरल है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखनी है, जो डिजिटल थर्मामीटर्स आजकल आते हैं, मैं आपको यहाँ पर ये फन फैक्ट बता रहा हूँ, तो उसमें डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों होता है, और कई बार आप घर लेकर आते हैं, उसको थोड़ी देर प्रेस करके रखते हैं उसका बटन, वो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर बताने लगता है, आप घबरा जाते हैं कि 36 कैसे हो गया, खराब हो गया, ये हो गया। तो आपको थोड़ी देर उसे और प्रेस करके रखना है, वो फिर से फ़ारेनहाइट में बताने लगेगा, तो इससे आपको वो ठीक हो जाएगा, वो खराब नहीं हुआ है, बस फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में बताने लगा, ठीक है। अब बच्चों ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस के मैंने जवाब दे दिए, ठीक। तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। लाइक करें, कमेंट करें, कोई क्वेश्चन पूछने हो तो पूछें, ठीक है। हम आपके लिए ऐसे ही और भी ज़्यादा रिसर्च से मैक्सिमम इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में हर बार आते हैं, जो भी हमारे 14-15 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, वो सब जो है डालकर आपको थोड़े ही समय में आपको डिस्क्रिप्शन में वो भी मिलने लगेंगे, ठीक। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि हमारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार, फिर मिलते हैं।